सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन या कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एक सवाल करते हैं कि आज जितने भी ऑडियंस है उनका आज इस जगह को ज्वाइन करने का क्या ऑब्जेक्टिव है। अब जैसे मैं अगले 1 घंटे का मेरा बड़ा क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है, तो मैं चाहूँगा कि चैट बॉक्स के अंदर आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स ज़रूर मेंशन करें और फिर हम उसको रिव्यू करें और फिर उसको डिस्कस भी करें लेटर ऑन, क्योंकि आप लोगों को टाइप करने में टाइम लगेगा। तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। रेहान जो है वो हमें बताते रहेंगे क्या क्या लोगों ने जो है वो ऑब्जेक्टिव अपने जो है वो मेंशन किए। मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है अगले 45 मिनट का, कि ऐसी एक लॉट तैयार की जाए फार्मासिस्ट की या क्लिनिशियंस की कि जो बिजनेस को खुद ओन करना शुरू करें। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आप जितने भी सेटअप्स उठा लें मार्केट के अंदर, तो उसमें से मैक्सिमम जो लोग हैं वो नॉन क्लिनिशियन या नॉन फार्मासिस्ट हैं, जो कि हॉस्पिटल्स को, फार्मास्यूटिकल्स को, कम्युनिटी फार्मेसीज को ओन कर रहे हैं। सो यस, दे आर डूइंग अ गुड जॉब, बट देन अगेन वो जो एक रियल इम्पिटेंस होता है क्लिनिशियन का, वो बहुत दफ़ा नज़र नहीं आ रहा होता। अगर मैं पूरे पाकिस्तान की इस वक्त बात करूं तो बेइंतहा मेडिकल स्टोर्स मौजूद हैं, और अभी आपसे नंबर्स भी उस पर शेयर करेंगे, लेकिन उसमें कम्युनिटी फार्मेसी रियल सोल के अंदर अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रही होती। तो आज का हमारा या मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि ऐसी एक लॉट तैयार की जाए जो हम सब के अंदर मिल के हम जो है वो कम्युनिटी फार्मेसीज को ओन करना शुरू करें, बिजनेसेस को ओन करें, हल्के स्टेप बाय स्टेप फार्मासिस्ट या क्लिनिशियंस जो है वो उस बिजनेस के अंदर आएँ और फिर उसको उसी तरीके से चलाएं जिस तरह वो डिजर्व करता है। उसको इस तरह ना चलाएं कि जिसमें फोकस रेवेन्यू हो या बॉटम लाइन हो। उसमें फोकस जो है वो कस्टमर या पेशेंट हो आपका, और फिर आपका रेवेन्यू और जो आपका प्रॉफिट है वो बाय डिफॉल्ट आना शुरू होता है। सो लेट्स मूव विद द लेक्चर। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक केस स्टडी है जैक मा की, उसको देखेंगे और ये देखेंगे क्या वाकई हमें एंटरप्रेन्योर ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर जो कि क्लिनिशियन या फार्मासिस्ट हो, या हमें नहीं है। तो ये आज हम बैठ के डिसाइड कर रहे होंगे। अच्छा, खाली ये नहीं डिसाइड करेंगे कि हमें ज़रूरत है या नहीं, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एक अच्छे क्लिनिकल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और कुछ मैंने आपके लिए एग्जांपल्स निकाल के रखी हैं करंट सिनेरियोज में। आप अल्टीमेटली आज एक टेक होम मैसेज घर क्या लेके जा सकते हैं कि आप कौन कौन सी बिजनेस के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। अच्छा, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, दो तरीके से मैं एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो बाइफरगेट करता हूँ। एक तो एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि हाउ यू कैन डेवलप अ गुड बिजनेस, अ न्यू बिजनेस। इट कुड बी अ स्मॉल बिजनेस, इट कुड बी ई कॉमर्स बिजनेस, इट कुड बी एनी बिजनेस, बट आप वो एक नया बिजनेस वेंचर किस तरह प्रोसेस आउट करते हैं, ये एक पूरा जो प्रोटोकॉल या प्रोसेस फ्लो होता है, इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कह रहे होते हैं। एक आय से इंट्राप्रेन्योरशिप भी आ रहा होता है कि जिसके अंदर आप अपने आप को कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक्सेल कर रहे होते हैं, आप कैसे डिफरेंट आइडियाज लेकर आ रहे होते हैं और उसके थ्रू जो है वो एक्सेलेंस पैदा कर रहे होते हैं। बट आज का जो टॉपिक है वो क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, तो हम इसी को ज़्यादा फोकस करके डिस्कस कर रहे होंगे। और इसमें बड़ा बेसिक चीज़ें हैं कि देखें, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप को रिव्यू कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप बिजनेस को कैसे लॉन्च कर रहे हैं, उसकी टॉप लाइंस क्या है, उसकी बॉटम लाइंस क्या है, उसकी एक्सपेंस लाइन कैसे कैलकुलेट करनी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे आना है, फिक्स कॉस्ट कैसे इनकर्ड होनी है, रनिंग कॉस्ट कैसे हो। जब तक आपको इन सब चीज़ों को नहीं पता तो फिर आपको डायरेक्टली बिजनेस पे जंप इन नहीं करना चाहिए। अच्छा, इंटरप्रेन्योर की अगर मैं कोई डेफिनेशन देता हूँ तो मैं बड़ी आराम से दो लोगों का नाम लेता हूँ, एक तो जैक मा का और एक स्टीव जॉब्स का। अच्छा, जब इनका नाम ले रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि खाली नाम ले रहे हैं। माशाल्लाह इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितना डिलीवर किया है वो सबको नज़र आता है। और जैक मा को अगर आप देखें तो वो 93 94 के अंदर बिल्कुल एक फेलियोर से ऊपर आया था। तो लोग कहते हैं कि खाली अगर हमारे पास फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो। ये दोनों इतनी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं और इसके अलावा भी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जिसके अंदर आपके पास, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है लेकिन फिर भी आपने जो है वो बिजनेस किया और बहुत बेहतर तरीके से बिजनेस किया। अगर मैं इस वक्त अली बाबा की नेट वर्थ निकालूं तो वो पाकिस्तान का जो करंट बजट है उससे डबल है। सो यू कैन इमेजिन कि आप पूरे साल में जो बजट करते हैं, आप सब मिल के, पूरा पाकिस्तान मिलके जो एक्सपेंस करता है, जिसमें सारे एक्सपेंसेस शामिल हैं, वो एक्सपेंसेस भी शामिल हैं जो बुक्स में नज़र आते हैं और फिर होते नहीं हैं। तो वो सारे एक्सपेंसेस भी अगर आप मिला लें और पूरी अपनी बजटिंग कर लें तो वो हाफ होते हैं जैक मा की ईयरली रेवेन्यू से। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स के जो देखने की ज़रूरत है। मैंने एक ये वीडियो इनकी निकाली थी स्टीव जॉब्स की, और होपफुली ये चलती है तो हम आपको भी दिखाते हैं। और स्टीव जॉब्स के लिए मुझे जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगती है कि स्टीव जॉब्स ने ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट किया
और स्टार्ट करने के बाद फेल्योर से रिवर्ट किया। मतलब लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं अब हम फेल्योर हो गया, अब हम इसको दोबारा नहीं कर सकते, बट उन्होंने उसको दोबारा से जो है वो स्टार्ट किया अपने फेल्योर को और आगे बढ़े चीज़ों के अंदर। सो ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योर। और जब आप एंटरप्रेन्योर बने तो सबसे पहले अपने आप को वेल वर्स्ड कीजिएगा टेक्नोलॉजी से, जो कि हम नहीं कर पा रहे इस वक्त। जस्ट इमेजिन करें कि 30 साल की उम्र में उसने एक कंपनी लॉन्च की और उसके बाद वो उस कंपनी से फायर हो गया, और फायर होने के बाद उसने क्या किया, ये भी एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, लव फॉर द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आप एक अच्छी कम्युनिटी फार्मेसी बनाओ, जब तक आपके अंदर वो पैशन, वो लव, वो ईगरनेस नहीं होगी वो काम करने की, आप कभी भी उस काम को अच्छा कर ही नहीं सकते। अगर आप उठते हो सुबह और आपको लगता है कि नहीं आप इस काम के लिए नहीं बने हो, तो यू कुड नेवर बी अ गुड एंटरप्रेन्योर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू डोंट नीड वर्क, यू डोंट नीड रेवेन्यू, यू डोंट नीड प्रोबेबली टेंजिबल थिंग्स, यू डोंट नीड कि आपके लिए बड़ी कोई तैयार किस्म की जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, नहीं। तो बेसिक थिंग विच यू नीड इज पैशन एंड लव फॉर द प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन आपको अच्छा लगता है। कम अगेन, जो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर हमारे लिए सबके लिए है वो है लव फॉर द वर्क। अगर हम अपने काम से जो है वो मोहब्बत नहीं करेंगे, उस काम के अंदर हमें मजा आना नहीं शुरू होगा, तो हम कभी भी उस काम को बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकते। सो जब भी मैं कहता हूँ कि कोई एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन बताए, तो स्टीव जॉब्स और जैक मा हमेशा मेरे फेवरेट्स रहे। और इनके अंदर क्लियरली आपको नजर आएंगी चीजें कि ये किस तरह चीज़ों को, ये किस तरह बिजनेस को, या किस तरह एक पैशन को आगे लेके गए, और फिर उन्होंने एक बड़े बड़े एक जाइंट्स तैयार किए जो कि अपने अपने एरियाज के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। होपफुली ये प्रेजेंटेशन नजर आ रही है। रेहान, मैं आपको बार बार तंग करता रहूंगा। यस सर, नज़र आ रही है सर। ठीक है। सो बेसिकली द, अगर हम एट्रीब्यूट्स देखें जो बड़े स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योर्स के एट्रीब्यूट्स हैं, अगर कोई इफ समवन आस्क्स मी व्हाट आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स, तो सबसे पहले तो आपको जैसे जैक मा ने भी कहा कि यू नो द, यू हैव द पैशन फॉर द इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो आप एक ऑनलाइन फार्मेसी जो है वो स्टोर्स तैयार करो पाकिस्तान के अंदर, ऑनलाइन फार्मेसीज के ऊपर काम करो। इफ यू डोंट हैव द पैशन टू डेवलप, सही आपके अंदर शायद स्किल सेट ना हो, आपके पास रेवेन्यूज ना हो, आप लोगों से हटके ना सोचते हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो पैशन, वो लव, वो काम करने का एक एक अंदर से एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, तो आप वो काम कभी भी नहीं कर सकते। आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। आप प्रोबेबली एक अच्छा बॉटम लाइन जनरेट कर लोगे, टॉप लाइन कर लोगे, लेकिन एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो रिस्क एवेंजर। अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो और आप रिस्क नहीं लेते हो, सो दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। फिर आप सुकून से 9 to 5 या 9 to 6 की जॉब करें, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा रेवेन्यू अर्न करें और कीप दैट थिंग देयर। अगर आपके दिमाग में हमेशा ये चीज स्टक करती है अगर मैंने बिजनेस किया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, किस तरह होगा, सो आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू गाइस। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि रिस्क मिल जाने वाला है। तो सबसे सबसे पहले तो अपने अंदर ये फर्म बिलीव रखें कि अगर आप कोई नया काम करने जाएंगे तो रिस्क अल्लाह की तरफ से मिलेगा। आप अपनी नेक नियति के साथ वो काम करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। तो इन द हेड सबसे पहले रिस्क को खत्म, रिस्क लेने का वो पैशन क्रिएट करें और उस खौफ को अपने अंदर से मिनिमाइज करें। बट बाय सेइंग दैट, ये मकसद नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ें, कल से बिजनेस शुरू कर दें, जाए जाके बॉस के हाथ में रिजाइन दें और बिजनेस स्टार्ट कर दें, नहीं। यू हैव टू प्लान सम। मतलब आज अगर आपने बिजनेस के बारे में सोचा है तो आप शायद 2 साल के बाद कोई बिजनेस कर सकेंगे, तो आपको उसको प्लान करना शुरू करना पड़ेगा और वो आज से होगा। मैंने इसे प्लान तो देखें, उसके अंदर ये भी प्लानिंग मौजूद होगी कि आप अपनी सेविंग्स के अपनी, हाँ, अपनी किचन को जो है वो क्लोज करके रख सकें। फॉर एग्जांपल, आप 2 साल का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास 2 साल के किचन की जो है वो अमाउंट सेफ होनी चाहिए। अगर आप एक फैमिली अर्न कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप एक रिस्क एवेंजर हो, आप एक फुली रिस्क लेना चाहते हो जिंदगी के अंदर, तो ऑलवेज चांसेस थिंक डिफरेंटली। या ई कॉमर्स, डिफरेंट ई कॉमर्स का जो लाइफस्टाइल इस वक्त चेंज हुआ है, या ई कॉमर्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर चेंज हुई है, तो क्या ये हो सकती थी? आई स्टिल थॉट कि ये कभी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि अब इस वक्त जो ई कॉमर्स ने चेंज लिया है, खासतौर पे कोविड के बाद या कोविड के दौरान, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से, अगर ई कॉमर्स पूरी दुनिया में पहले से तैयार नहीं होती तो शायद हम इस तरह कभी भी नहीं जा पाते, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं होती है हमारे पास ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि ई कॉमर्स से बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों के घरों तक वो मेडिसिन पहुंचाई, क्योंकि आपके पास फिजिकल स्टोर्स अवेलेबल नहीं थे। तो थिंक डिफरेंटली,
प्राइम ऑब्जेक्टिव। जब तक आप डिफरेंट नहीं सोचोगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। रेजिलियंस की मैं बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ कि जब आपने टाइगर को देखें, जब भी वो किसी पे हमला करता है, अपने प्रे को, एग्जांपल आपके पास मौजूद है कि 30 साल की उम्र में उसने एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया और उसको उसी एम्पायर से निकाल दिया। नॉर्मली लोग क्या होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं, वो कहते हैं दैट्स इट फॉर द डे, अब हम कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि हमने इतना बड़ा काम किया, हम एक बड़े फेलियर थे, पूरी मार्केट के अंदर हम एक फेलियर है, अब हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, रेजिलियंस, छोटे छोटे एरर्स हों, छोटे छोटे फेलियोर्स हों, उसको लें और फिर आगे बढ़ें। उसको एकदम से सर पे सवार ना कर लें। यस, उसको टेक होम मैसेज जरूर बनाएं, उससे लर्न जरूर करें अगर आप किसी जगह पे जो है वो फेलियर हो रहे हैं, लेकिन रेजिलियंस आपके अंदर बिल्कुल होनी चाहिए। बाज़ औक़ात आपको, आप एक पर्सन से बात कर रहे होंगे, आपको लगेगा कि यार ये फेलियर हो गया, दूसरे पर्सन से बात करेंगे, वो आपको सक्सेस नजर आ रही होगी, तो आपको आपकी ये जो क्वालिटी है या जो एट्रीब्यूट्स आपके दिमाग के अंदर आएगा, ये आपको रिस्क टेकर बनाएगा। वरना अगर आप रेजिलिएंट नहीं होंगे तो आप फौरन जैसी फेलियर आएगा आप डाई डाउन हो जाएंगे। सेक्टर की नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं अनफॉर्चुनेटली एक इंटरेक्टिव सेशंस नहीं हो पा रहे, वरना तो मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछता कि आपको अपने सेक्टर की क्या नॉलेज है। फॉर एग्जांपल इस वक्त हम क्योंकि हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे हैं, अभी मैं एक सवाल ड्रॉप कर दूं लोगों के जहनों में कि फार्मास्यूटिकल मार्केट इस वक्त कहाँ पे लॉक करेगी पाकिस्तान में अगले साल, मेट क्या होगा। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कितने ट्रिलियन डॉलर का जो है वो एक्सपेंस आउट हो रहा होता है मेडिसिन के अंदर। ये पूछ लिया जाए कि ई कॉमर्स इस वक्त कितनी जो है वो मार्केट कैप्चर करी है। देखिए, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप बिजनेस पे जंप इन कर रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू, क्योंकि आपको वो नॉलेज लेनी है। आप फॉर एग्जांपल आप एक शॉपिंग करने जाते हो, आप एक सूट लेने जाते हो, आप एक शू लेने जाते हो, तो उसके लिए आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हो, उस पूरे ब्रांड का पता करते हो। आप एक बिजनेस करने जा रहे हो तो कि आप सेक्टर के मुतालिक इन्फॉर्मेशन नहीं कैरी करोगे, यू शुड बी। और आपसे बेहतर नॉलेज गेन करने वाला कोई भी नहीं है। एक आम आदमी को, सॉरी टू यूज द ब्रांड, सेप्रॉक्सिन, ऑगमेंटिन, इनका नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जब जब भी आपके जहन के अंदर सेप्रॉक्सिन आएगी या ऑगमेंटिन आएगी या कोई भी चीज़ आएगी, तो आप खाली उसका रेवेन्यू लाइन नहीं सोचोगे, आप उसका क्लिनिकल इम्पिटेंस भी सोचोगे। अगर आप इस वक्त कोलोमाइसिन के ऊपर बिजनेस करने जाओगे तो आपको पता होगा कि इसकी रेजिस्टेंस और ससेप्टेबिलिटी प्रोफाइल क्या है। आपको पता है कि अगले 2-3 साल के बाद रेजिस्टेंस आएगी। इस प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करना बीइंग अ फार्मासिस्ट इज नॉट अ गुड थिंग। आप रिटेल फार्मेसीज पे बिजनेस करने का सोचोगे, आप कहोगे नहीं, अभी दिस इज द कोविड टाइम, इस वक्त दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गो इनटू द रिटेल मार्केट। आपको जब सेक्टर की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप जाओगे, आप जंप इन कर लोगे और डेफिनेटली आपको लॉस होगा। अच्छा, क्रिएटिविटी विद द विजन बहुत जरूरी है। जब तक आप, जैसे हमने ऊपर भी कहा कि डिफरेंट नहीं सोचोगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आपको क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है चीजों के अंदर। आपको ये पता होना चाहिए कि इस सेक्टर के अंदर लोगों ने क्या 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 कर लिया है, उसके बाद आप क्रिएटिव हो गए ना। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि लोगों ने क्या कर लिया और आपने कोई ऐसा काम कर लिया और आप समझे ये तो मैंने बड़ा इनोवेटिव काम किया, नहीं, लोग पहले ही कर चुके हैं और आप उसको उसको क्रिएटिविटी समझ रहे हो। सो एक्वायर नॉलेज ऑफ द सेक्टर, उसके बाद फिर क्रिएटिविटी आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। मोटिवेटेड हार्ड वर्किंग तो कहीं से किसी भी काम के लिए जरूरी है। वो तो आप अगर नॉर्मल अपनी जॉब भी कर रहे हैं तो उसमें जरूरी है। वर्सटैलिटी, अगर आप वर्सटैलिटी और इनोवेशन को कंपेयर करो तो देखो, वर्सटैलिटी आपके का सेक्टर के अंदर आपकी सॉफ्ट स्किल आ रही होती है। क्रिएटिविटी आप अपने विजन, जैसे आप जॉब के अंदर एक डे ऑफ होता है तो एक डे ऑन होता है, तो इसी तरह जब फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होगी तो आप कुछ चीजें कर सकते हो। और साथ साथ डिसाइसिवनेस, बाज़ औक़ात आपको नजर आ रहा होता है कि मैं डिसीजन लूंगा, इससे लॉस हो सकता है, बट आप इंतजार नहीं करते हो। बहुत दफा वो इंतजार आपको लॉस दे देता है। यू हैव टेक डिसीजन। बहुत दफा 90% डिसीजंस आपके बैकफायर कर जाते हैं। नो इश्यूज, आपका डिसीजन है, आप फ्लेक्सिबल हो, आप रेजिलिएंट हो। जब आप रेजिलिएंट होगे, आपके डिसीजन जो है वो बैकफायर करेंगे, फेलियर्स होगा, जब तो आप लर्न करोगे, वरना आप आगे कैसे बढ़ोगे। सबसे बेहतरीन टीचर आपका, वो आपके एरर्स हैं। आपके एरर्स आपको सिखाते हैं कि आपको क्या करना है जिंदगी में। एक एडिशनल एट्रीब्यूट जो मैं कहता हूँ जो हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर बहुत जरूरी है, वो है आपकी नेटवर्किंग। गो बैक टू योर, अपने पिछले 2 साल के अंदर वापस जाइए और ये सोचिए कि आपने कितनी नेटवर्किंग डेवलप करी है। हम वैसी फार्मासिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बड़े लो होते हैं। हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती, मार्केटिंग स्किल्स तो बहुत ही फ्लॉप होती है, अनटिल अनलेस के हम एमबीएस कर लें।
तो आप सोचो कि आप कितनी नेटवर्किंग करते हो। जब तक आप नेटवर्किंग में स्ट्रांग नहीं होगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं कितने लोगों की एग्जांपल्स आपको बता सकता हूँ कि जिनके पास ना कोई बहुत अच्छा बिजनेस एक्यूमेन था, ना वो उस एरिया के एक्सपर्ट थे। यस, उन्होंने नेटवर्किंग के थ्रू अपने बिजनेस को आगे लेके गए और बाकी चीजें, अपने एट्रीब्यूट्स लर्न करके आज वो बड़े बड़े एम्पायर किए हुए हैं। सो देखिए, नेटवर्किंग सब आज आप कितनी फार्मास्यूटिकल्स हैं आपको पता होना चाहिए। आपने आईएमएस डेटा निकाला, आपको पता है कि ये 50 फार्मास्यूटिकल्स टॉप फार्मास्यूटिकल्स हैं जो कि 90-95% बिजनेस उठा रही हैं। उन 50 फार्मास्यूटिकल्स पे तो नेटवर्किंग शुरू करें, पहले देखें तो उनके वो किस तरह आपके साथ अजाइल हो सकती हैं अगर आपने कोई बिजनेस करना है। कितने हॉस्पिटल पाकिस्तान के अंदर, ये जो 500 बिलियन का बिजनेस है, ये हॉस्पिटल्स ही तो कर रहे हैं। उन हॉस्पिटल्स के अंदर लीडरशिप कौन सी है, वो किस तरह काम कर रहे हैं। आपने मेरी शुरू की प्रोफाइल देखी होगी। मैंने एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 12-13 साल काम किया और अच्छी पोजीशन मौजूद था। एक नई ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि हम कम्युनिटी फार्मेसीज डेवलप करना चाहते हैं। सो आई आस्क्ड देम कि मेडिकल सेंटर डेवलप करते हैं। सो मैं अपनी वेल सेटल्ड जॉब छोड़ के एक बिल्कुल न्यू वेंचर करने के लिए आ गया, कि जो अगर कोई आम आदमी सोचेगा तो कहेगा कि प्रोबेबली मैं कोई अहमक आदमी हूँ कि इतनी वेल सेटल्ड एक टर्शी केयर हॉस्पिटल जो कि जेसीआई एक्रीडेटेड है, वहाँ पे आप डिसाइसिव जॉब छोड़ के आप एक मेडिकल सेंटर को, जो कि नाम ही नहीं है जिसका, आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन कि जिसने उसका नाम रखा, आई वाज द फाउंडिंग मेंबर। फिर 3 साल की कमिटमेंट उनसे की, डे वन से 3 साल की कमिटमेंट की, और 3 साल शायद 15-20 दिन के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन भी छोड़ी और उसके बाद एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तरफ चले गए, कंसल्टेंसीज स्टार्ट कर दी, ताकि मार्केट के अंदर एक नया एंटरप्रेन्योर टच लेकर आ सकें, ताकि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या कम्युनिटी फार्मासिस्ट के लिए एक नई चीज़ें पैदा कर सकें, एक नए रास्ते लेकर आएँ कि आप लोग उन रास्तों पे चल के फिर अपने लिए और अपने आगे आने वाले प्रोफेशंस के लिए चीज़ों को बेहतर कर सको। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देखता हूँ कि फार्मासिस्ट खुद कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर नहीं मौजूद है। शायद क्लिनिक्स एक वन ऑफ द आउटलायर होगा कि जहाँ पे फार्मासिस्ट हेड जो है मौजूद है। बाकी डिफरेंट जगहों के ऊपर मुझे एंटरप्रेन्योर्स फार्मासिस्ट नहीं नजर आते। कुछ बच्चों ने कोशिश की है, दे आर डूइंग अ गुड जॉब और हम उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। सो प्रोबेबली दिस विल अगेन डेवलप देम कि वो उसको और मजीद बेहतर कर सकें। ओपन माइंडेड टुवर्ड्स फेलियर, हम हमारी हेल्थ सेक्टर के अंदर फेलियर्स की एग्जांपल्स बहुत बढ़ जाती है। देखें, आप सर्विस क्राफ्ट कर रहे होते हैं। अगर आप कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर भी, मैं बार बार कम्युनिटी और हॉस्पिटल फार्मेसी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये फार्मासिस्ट के लिए टिपिकल लेक्चर है, लेकिन जो भी और लोग इसको समझ रहे हैं या सुन रहे हैं वो इस एग्जाम्पल को अपने सेक्टर पे भी बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास फेलियर के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज? इसलिए बढ़ जाते हैं कि आप सर्विस क्राफ्ट कर रहे होते हो। फार्मास्यूटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो आपको ऑगमेंटिन बना के दे रहे हैं, फ्लैजिल बना के दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट है, टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। उस पे वो सिक्स सिग्मा अप्लाई करेंगे, वो एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना के हर दफा आपको देते रहेंगे। लेकिन आप क्या करते हो, आप सर्विस क्राफ्ट करते हो, आप काउंसलिंग कर रहे होते हो पेशेंट की प्रोडक्ट देने के बाद। जब आप काउंसलिंग करते हो या आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे होते हो जैसे होटल इंडस्ट्री है, सो वो टफेस्ट थिंग होती है और उसके अंदर चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप घर से किसी और मूड को कैरी कर कर आ रहे हो और आने के बाद आप काउंसलिंग कर रहे हो और आप एक अच्छे मूड से आ रहे हो, आपके बॉस ने आपको अप्रिशिएट किया हुआ है, सो आप खुद महसूस करना है कि आपकी काउंसलिंग में, आपकी क्लिनिकल इंटरवेंशन में जमीन आसमान का फर्क होगा। सो वही वाली चीज है कि आपको ओपन होना है फेलियर्स की तरफ, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना है और फिर रेजिलियंट होना है। जब आप रेजिलियंट हो जाओगे तो उन फेलियर्स रेहान, मैं चाहूंगा अगर कोई सवाल आ रहे हो तो हमेशा रिव्यू करता हूँ। और देखें, खाली आप लोगों ने इसके बाद जो है वो सोना नहीं है, इन लोगों को पढ़ना है, इन लोगों को सुनना है। जैक मा को सुने, स्टीव जॉब्स को सुने, केएफसी के ऑनर्स को सुने, स्टारबर्ग के ऑनर को सुने, हाउ दे कन्वर्ट, हाउ दे राउंड द टेबल, किस तरह उन्होंने जो है वो एक बिल्कुल नथिंग से एक चीज को डेवलप कर दिया। अगर मैं पाकिस्तान में भी देखूं तो बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी कि जिन्होंने चीज़ों को डेवलप किया, फ्रॉम द जीरो उन्होंने डेवलप किया है चीज़ों को। सो इस तरह आपको आपको उनको पढ़ने की ज़रूरत है, उनको आजकल तो इंटरनेट का दौर है, आप गूगल करोगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। कम बैक टू द अली बाबा, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया। देखिए, अली बाबा मुझे क्यों इंस्पायर करता है कि अली बाबा ने ना सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी को लेकर आए, या एप्पल एक नई टेक्नोलॉजी को लेकर, एप्पल एक नई कमोडिटी को लाया था, लेकिन अली बाबा एक नई टेक्नोलॉजी को भी साथ इंडिविजुअली लेकर आए।
और सबसे मजेदार चीज, दे डोंट हैव सो मच एक्सपेंस लाइन ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपकी बनाई हुई चीज को मुझे बेच दिया, मतलब इन वेरी इजी वर्ड। और आज से 20-30 साल या 25 साल पहले ये वाला कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं। तिजारत का कॉन्सेप्ट जरूर था कि किसी का पैसा लेके आप तिजारत करते थे, लेकिन हैविंग जीरो एक्सपेंस लाइन का कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं था। इनके पास वेयर हाउसेज, अब जाके कुछ वेयर हाउसेज के ऊपर काम हुआ है, लेकिन पहले वेयर हाउसेज ही नहीं थे। वो आपकी प्रोडक्ट लेते थे, दूसरों को सेल आउट कर देते थे, तो उनकी एक्सपेंस लाइन वैसी खत्म हो जाती थी। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट आपका जो एक्सपेंस लाइन होती है, वो फिक्स के अंदर आपकी एसेट होता है जो वहां पे के अंदर, वो किराया जो आप दे रहे होगे या वो जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई होगी, वो सबसे बड़ा होगा। आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाओगे, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपने डाली हुई है, उसकी जो वेयर हाउसिंग आपने डाली हुई है, वो सबसे बड़ा एक्सपेंस होगा जो आपने किया हुआ होगा। बट इन दिस केस दे हैव जीरो एक्सपेंस लाइन, सिर्फ रेवेन्यूज के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग पे काम कर रहे हैं। यही उबर करीम कर रहा है। सो ये देखिए, ये मॉडल या ये थॉट कहीं ना कहीं आया होगा ना, एक इनोवेटिव आइडिया, दे हैव दैट इनोवेटिव आइडिया इन देयर माइंड्स इन एट दैट टाइम। व्हाई नॉट टुडे? क्या आज कोई इनोवेटिव आइडिया सर्कुलेट नहीं कर रहा होगा मार्केट में? डेफिनेटली कर रहा होगा। देयर मस्ट बी अ पर्सन के जो वो इनोवेटिव आइडिया को पिक करे, उसे फॉर्मुलेट करे और मार्केट के अंदर लॉन्च कर दे। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा, बीइंग अ जूनियर, ये मेरी आपको एडवाइस है कि कभी भी रॉ आइडिया इधर उधर थ्रो मत करते फिरिएगा। मेरे जैसे आदमी के पास आप आके आइडिया बताएंगे, हो सकता है वो आपसे लेके आप खुद एग्जीक्यूट करते हैं। जस्ट किडिंग, मैं नहीं करूंगा ऐसा। सो आपको जरूरी है कि आप अपने आइडिया को पहले डेवलप करें, उसके ऊपर काम करें और फिर आगे लेके जाएं। सिर्फ ये सोचें कि ये ऑर्गेनाइजेशन 1999 में फाउंड हुई, पाकिस्तान 1947 में बना। इसको बने हुए मुश्किल से 20-21 साल हुए। शुरू में बहुत टफ टाइम इन्होंने देखा, और इसकी नेट एसेट जो है इस वक्त 250 बिलियन से ज्यादा है। रेवेन्यू इसका जो है वो 110 बिलियन है। पाकिस्तान का बजट में देखें, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पाकिस्तान का बजट अगर आप देखें, आप लोगों ने पता नहीं इस वक्त सुनने की जहमत की नहीं की, इट्स अराउंड 8,000 बिलियन। 8,000 बिलियन पाकिस्तान रुपी को जब आप कन्वर्ट करोगे, तो वो तकरीबन बनता है 52-50 बिलियन यूएसडी। 50 बिलियन यूएसडी का मतलब हुआ कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा आपका जो ईयरली रेवेन्यू, आपका जो बजट है, उससे ज्यादा तो इनका रेवेन्यू है। सो जस्ट इमेजिन कि ये 20 साल के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से, अगर हम 70 साल में हमने क्या नहीं किया। सो अनफॉर्चुनेटली हमने ई कॉमर्स के अंदर एक्सेल नहीं करा पाकिस्तान के अंदर। अभी भी अगर आप ई कॉमर्स के अंदर पाकिस्तान को देखें, तो वो पिछले, अब कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, चाइना, इंडिया, उससे बहुत पीछे है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 साल के अंदर इसके ऊपर काम हुआ और ई कॉमर्स के अंदर पाकिस्तान आगे जा रहा है। तो वो ट्रेंड सेट होना शुरू हो गए हैं। सो दैट ई कॉमर्स का जो सबसे प्राइम थिंग होती है ना, जो सबसे बेहतरीन हिट हो सकती है, वो हेल्थ इंडस्ट्री है। इस वक्त पूरी दुनिया की अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री उठाओ, तो वो तकरीबन 8 ट्रिलियन US डॉलर की है। 8 ट्रिलियन US डॉलर तो आप जिंदगी भर आपका बजट नहीं हो सकता, मैं कंपैरिजन के हिसाब से बता रहा हूँ। सो उसका तो अगर आप समंदर में से एक कतरा भी निकाल लेते हैं और उसको ई कॉमर्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो यू कैन अर्न मिलियंस ऑफ US डॉलर्स। सो जस्ट कंपेयर करें कि इस मार्केट के अंदर कितना पोटेंशियल मौजूद है, कितनी अनसेचुरेटेड मार्केट है। अच्छा, जब व्हेन यू पीपल वर्क अराउंड, जब आप काम करते हो पूरी दुनिया में या स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर, तो आप एक्सपेंसेस कम में काम करते हो, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कम होती है। आप एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, आप उस प्रोडक्ट को सस्ता बना के दे देते हो। वो सस्ती सर्विसेज हो, प्रोडक्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज़ आप कॉस्ट इफेक्टिव होते हो इन विद कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। सो आपको वैसी एक लेवे मिल जाता है। अच्छा, सर्विस इंडस्ट्री में देखें, कभी भी आपको बड़े बड़े क्वालिटेटिव चेक नहीं होते। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर पाकिस्तान की टेक्सटाइल प्रोडक्ट या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बाहर जा रही है, इवन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बाहर जा रही है, तो जब तक एफडीए अप्रूव नहीं होगा, वो प्रोडक्ट यूएस में नहीं आ सकता। जब तक डिफरेंट उसकी अप्रूवल्स नहीं आएंगी, वो यूरोप के अंदर नहीं जा सकती। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक अच्छा आइडिया लेके उसको सर्कुलेट करते हो, एक अच्छी पिच करते हो, तो वो कहीं भी पूरी दुनिया में पेनिट्रेट कर जाएगी, और उसको किसी बैरियर्स की जरूरत नहीं है कि उसको कस्टम क्लियरेंस और सब चीजों की जरूरत। आपने गूगल करके उसको एक अच्छा, एक इनोवेटिव आइडिया सर्कुलेट करना, एक अच्छी प्रेजेंटेशन के मार्केट के अंदर लेकर आनी है, तो मौजूद है। मैं चाहूंगा कि हम उसको देखें और फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह इसको लेके। जस्ट बेयर फॉर अ सेकंड विद मी।
मुझे बताइएगा ये स्क्रीन नज़र आ रही है रेहान? ये सर स्क्रीन नज़र आती है, इसकी ऑडियो जो है वो नहीं आती। अगर आप ये डाउनलोड हो के तो उसकी वीडियो शेयर करते तब आवाज़ आ सकती है सर। मैं क्या करूं सॉरी, डाउनलोड करके? सर अगर ये कंप्यूटर में डाउनलोडेड वीडियो शेयर करेंगे तब इसकी ऑडियो भी आएगी। ऑडियो नहीं आती है सर। या अगर माइक को स्पीकर के पास कर दें तब ये ऑडियो आ जाएगी सर। अब आ रही है? रेहान अब आ रही है इसकी ऑडियो? रेहान? सर इसके नीचे सबटाइटल्स आ रहे हैं सर, इट्स फाइन सर। सर प्ले कर दें सर, सबटाइटल्स आ रहे हैं। ठीक है, चले मैं खुद उसको ब्रीफ कर दूंगा साथ साथ, नो इश्यूज। जस्ट इमेजिन करें एक पर्सन जिसकी सैलरी $10 अ मंथ, और उसने एक कंपनी बना ली कि जिसकी जो रेवेन्यू है, ईयरली रेवेन्यू $108 बिलियन पर ईयर, और विद इन 20 years, जस्ट look, he was not smart. 23 people rejected his idea, but still a failure to Alibaba. Look, what is the difference? He believe it means I believe it. जो मैं करने जा रहा हूं, जब तक मेरा बिलीव नहीं होगा, मेरा पैशन नहीं होगा, मेरा उस प्रोडक्ट के साथ मोहब्बत लव नहीं होगा, जब तक मैं उस प्रोडक्ट को कर ही नहीं सकता। मतलब दिस तो नहीं कर सकते। सही है, दुनिया नहीं मान रही, कोई बात नहीं माने, बट यू शुड बिलीव दैट थिंग। Just imagine for the first 3 years not $50,000 लगा के एक बिजनेस रन किया, और उसने 3 साल तक कोई रेवेन्यू नहीं दिया, तो क्या 3 साल तक आप सर्वाइव भी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि आप 3 साल तक उसको सर्वाइव कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। जस्ट इमेजिन करें, ये वो टाइम है कि जब 3 साल के अंदर अली बाबा लॉसेस पे लॉसेस दे रहा है, उस पे डेप्ट्स आ रहे हैं। यस, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैक मा का कॉन्फिडेंस जब और अब में जमीन आसमान का फर्क है, बट देन अगेन he is still at that time he have that passion, he have that vision that okay, I'm a millionaire, but this company is to become a millionaire, and afterward that become a billionaire company.
लुक, क्या चीज ने उसको डेवलप किया, 3 साल तक उसके पास एक फीडबैक मैकेनिज्म आता रहा, लोग उसको फीडबैक्स देते रहे कि यस यू हैव एन एक्सेलेंट आइडिया, बहुत अच्छा है, ये हमें हेल्प भी कर रहा है, लेकिन अब ये इतना अच्छा नहीं है कि इसके लिए हम अपने पॉकेट से आपको पैसे देना शुरू कर दें। सो दैट हेल्प देम। अगर मैं इस वक्त एक अच्छा ब्रांड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्त ब्रांड यूज करना, पता नहीं निदा नजमी जो है वो मुझे कुछ कहे, एक बच्ची है हमारी, एक जूनियर्स है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा ब्रांड मार्केट में लॉन्च किया जिसमें वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और दे हैव बड़ा वेरी क्लियर विजन के उसमें वो वाकई उसको एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हेल्प कर रहे हैं लोगों की, but they develop a unique idea in the market, and if that unique idea sell in the market, then they can always convert that unique idea into a commercial project. So आपका जो इनिशियल, अगर आप एक सर्विस ओरिएंटेड कंपनी भी बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए एक टेंजिबल प्रॉफिट जो है वो इनिशिएट कर दे। एक नॉन टेंजिबल प्रॉफिट भी बड़ा जरूरी होता है जो कि कस्टमर फीडबैक या कस्टमर डिलाइटमेंट की फॉर्म में आ रहा होता है। एक विजनरी आदमी ही उसको देख सकता है कि अगर मैं आज मुसलसल लॉस में जा रहा हूँ तो ये अगले 2-3 साल के बाद मुझे कहाँ ले जा सकता है। सो दैट विजन, दैट रेजिलियंस यू हैव टू डेवलप इन योर एट्रीब्यूट्स। Just imagine within 15 to 20 years, the people who said Alibaba is going to be a flop, they said, how could you be so smart to develop this type of business? Just see, people are there, the same type of people. 20-15 साल पहले जब तक कोई प्रोडक्ट नहीं था, लोग कहते थे आपसे बड़ा तो अहमद कोई नहीं है, आपसे बड़ा डफर कोई नहीं है, एंड देन दोस पीपल से कि आप कितने स्मार्ट हो कि आपने इतनी बड़ी कंपनी बनाई। सो सी द डिफरेंस। यही डिफरेंस होता है जब आप एक इनोवेशन लेकर आ रहे होते हैं, तो फीडबैक्स ऑफ पीपल, आप अच्छे टेक्निकल लोगों का फीडबैक जरूर लें, लेकिन उस फीडबैक को अपने सर पे सवार ना करें कि आप उस काम को ही ना कर सकें उस फीडबैक के बाद। सबसे आसान काम हमारी जिंदगी के अंदर होता है कि वी कंप्लेन, seldom in our life we become pessimist. We said we never see your profile is to be optimistic, is to be a risk taker, is to be a resilient with the so ये जितने भी बड़े नाम सुने, बुफे, आपके जितने biggest gain और मैं इसका बड़ा फर्म बिलीवर हूँ, बीइंग अ बिजनेस पर्सन, अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, सो आपके लिए जो सबसे बड़ा एसेट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो आपके लोग होते हैं। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, आपने अपने बिजनेस डेवलप कर लिया है और आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन गए, और आपने जो है वो नहीं दे सके, लोगों को डेवलप नहीं कर सके, सो यू कैन नेवर बी अ गुड बिजनेसमैन। सो जो सबसे बड़ा आपका एसेट होता है ना, वो आपके लोग होते हैं। बस टाइम कम है, पाएंगे, लेकिन होपफुली जो आइडिया था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। सो विल कम बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। दिस वाज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे और किस तरह प्रिवेल कर रही है मार्केट के अंदर। दो मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बताई, कि स्टीव जॉब्स की बताई, एक जैक मा की बताई। सो नाउ कम बैक कि हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर किस तरह काम कर सकते हैं।
अच्छा, क्या हमें ज़रूरत भी है कि फार्मासिस्ट जो है वो एंटरप्रेन्योर्स बने? क्या ज़रूरत है? अच्छा खासा काम तो चल रहा है मार्केट के अंदर, क्यों फ़ज़ूल आज हम पढ़ रहे हैं और क्यों इतनी मेहनत करें कि हम एंटरप्रेन्योर्स बने? सो मेरा अपना परसेप्शन थोड़ा-सा डिफरेंट है, इसको दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, क्लिनिकली भी और रेवेन्यू ओरिएंटेड भी देख सकते हैं। रेवेन्यू पे भी हम और भी बात करेंगे, लेकिन मुझे लीडरशिप नहीं नज़र आती, क्लिनिकल लीडरशिप जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ काम किया हुआ है, शायद आप सबने इतने हॉस्पिटल्स के साथ काम नहीं किया होगा जितने मैंने अभी कर चुका हूँ। सो वहाँ पे शायद 10% 5% लीडरशिप जो है वो प्रोफेशनल या क्लिनिकल लीडरशिप नज़र आती है। ज़्यादातर लीडरशिप जो नज़र आती है वो फाइनेंशियल्स लोग नज़र आ रहे होते हैं। सो वो एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया होता है हम सबके लिए, और आप सब भी अलाउड हैं कि आप अपनी चाय भी पी सकते हैं और जो दिल चाहे आप खा सकते हैं, क्योंकि ये रिमोटली क्लास हो रही है। सो हम मैंने जितने भी लीडरशिप्स देखी हैं वो ज़्यादातर फाइनेंशियल बैकग्राउंड के होते हैं, मैनेजमेंट बैकग्राउंड के होते हैं, वो क्लिनिकल बैकग्राउंड नहीं होते। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? हम अपने पूरे कोर्स वर्क के अंदर जितना भी हम 5 साल, 6 साल जितना भी पढ़ के आ रहे होते हैं, हमें ना इंटरपर्सनल स्किल्स बेहतर पढ़ाई जाती हैं, ना कम्युनिकेशन स्किल्स, ना एनालिटिकल स्किल्स पढ़ाई जाती हैं, ना मार्केटिंग स्किल्स पढ़ाई जाती हैं, ना बिज़नेस एक्यूमेन दिया जाता है। जब हमें ये पढ़ाया ही नहीं जाता, तो उसके बाद हम उसको डिलीवर भी नहीं कर सकते। सबसे पैथेटिक लीडरशिप जो आजकल नज़र आती है वो डॉक्टर्स होते हैं जब उनको आप लेकर आते हो। क्यों? क्योंकि अंदर वो एट्रीब्यूट्स ही मौजूद नहीं होते। अगर आपने लीडर बनना है तो आपके अंदर सारी स्किल सेट्स होनी चाहिए। क्लिनिकल स्किल सेट्स भी होने चाहिए, फाइनेंशियल स्किल सेट्स भी होने चाहिए, एनालिटिकल स्किल सेट्स भी होने चाहिए। आप रिस्क टेकर भी होने चाहिए, आप इनोवेटिव भी होने चाहिए, आप रेजिलिएंट भी होने चाहिए, जब भी आप आगे बढ़ सकते हो। सो ये सारे स्किल सेट जब आपके अंदर डेवलप होंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट आगे भी बढ़ोगे, और जो एक एम्प्टीनेस है जो नज़र आ रही है इस वक़्त हेल्थ सेक्टर के अंदर, वो ख़त्म होना शुरू होगी। वो, और वो दोनों एंटरप्रेन्योर से हो सकती है, ई वाले एंटरप्रेन्योर से भी हो सकती है, आई वाले एंटरप्रेन्योर से भी हो सकती है। मुझे तो दोनों सेक्टर्स के अंदर बड़े गैप नज़र आ रहे होते हैं। तो डिसीजन फिर उसी तरह होते हैं, लीडरशिप का डिसीजन। तकरीबन 60,000 के करीब मेडिकल स्टोर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। कितने कम्युनिटी फार्मासिस्ट हेड कर रहे हैं उसको, और उसको तो कम्युनिटी फार्मेसी कहते हुए भी शर्म आती है, दे आर जस्ट मेडिकल स्टोर्स। तो उसमें से मुश्किल से शायद 1% लोगों के अंदर फार्मासिस्ट, 5% में फार्मासिस्ट होंगे, 1% उसके हेड कर रहे होंगे जो फार्मासिस्ट होंगे। सो डाई हार्ड नीड है इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप की फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर, कि आप एंटरप्रेन्योर बने और बिजनेस के अंदर आए। देखिए, ये बहुत ही कोई इतना पढ़ने के बाद पिछले आधा घंटा 45 मिनट के बाद आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि रेवेन्यू इज नॉट द ओनली थिंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। देयर आर अदर थिंग्स जो आपके अंदर अगर डेवलप हैं, आप उन एट्रीब्यूट्स को फॉलो करते हैं, तो यू कैन बी अ गुड एंटरप्रेन्योर इन द मार्केट। नॉर्मली मैं देखता हूँ पूरी हेल्थ सेक्टर के अंदर मुझे कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स के अलावा ईडीआर रिपोर्टिंग, फार्माकोविजिलेंस का कोई सिस्टम ही नजर नहीं आ रहा होता। उसकी वन ऑफ द रीजन यही है ना कि आपके हेल्थ सेक्टर जो है वो रेवेन्यू ओरिएंटेड है, वो पेशेंट फोकस्ड ओरिएंटेड है ही नहीं। उन्हें उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि पेशेंट के एडीआर कब किस तरह रिपोर्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके बाद उसका आउटकम कहाँ से निकल कर आएगा। बहुत सारी रेगुलेटरी एजेंसीज का भी इसके अंदर डेफिनेटली जो है वो, कि मैं उनको भी गिल्टी कहूंगा, है वो यही है कि जब हेल्थ सेक्टर के अंदर लीडरशिप मौजूद होगी तो वो चीज़ों को उस एक्यूमेन से देखेगी, उस आय से देखेगी, उस विजन से देखेगी कि जिससे नॉन क्लिनिकल लोग नहीं देख सकते। सो दिस इज वन ऑफ द क्लिनिकल सेगमेंट। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल सेगमेंट। जाहिर बात है, पैसे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप भी पैसे लगाएंगे, किसी से लेके लगाएंगे, खुद लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे, तो पैसे तो डेफिनेटली चाहिए और उसका रिटर्न भी चाहिए। जैक मा भी 3 साल के बाद अगर नहीं कर रहा होता तो शायद उसको भी जो है वो आज अलीबाबा नहीं डेवलप हुआ होता। तो उसने भी स्ट्रेटेजाइज किया होगा, बॉटम लाइन पे काम किया होगा, टॉप लाइन पे काम किया होगा, उसी के बाद आगे चला होगा। सो लोग अगर कहें कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मार्केट के अंदर सैचुरेटेड हो गई है, तो उनसे बड़ा कोई अहमक नहीं होगा। जस्ट इमेजिन 500 बिलियन आप नेट पे जा रहे हैं इस वक्त। 500 बिलियन का मतलब होता है 500 अरब पाकिस्तानी रुपए। सो अगर आप इसको कंपेयर, फिर मैं बजट से इसलिए कर लेता हूँ कि लोग शायद बजट से कंपैरेटिवली बेहतर समझ सकें, तो आपका तकरीबन 8,000 अरब का बजट होता है, तो एक अच्छा नंबर है। फार्मास्यूटिकल मार्केट आपकी टोटल कितनी है, हेल्थ सेक्टर कितना है, तो उस हिसाब से इसको देखना बड़ा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्पेंडिंग जो है वो आउट ऑफ द पॉकेट ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट उसको कम स्पेंड कर रहा होता है।
ये नंबर्स मैट हैं, यानी ये जून के अंदर फाइनल होने जा रहे होंगे, तो ये हो सकता है 505 या 510 हो जाए या 490, वो बात जब आएगा तो फाइनल पता चलेगा। बट देन अगेन देयर इज अपॉर्चुनिटी। अब उस 500 बिलियन के अंदर से आप क्या पाई लेते हो, ये अब आपका काम है। आप कराची की अगर मार्केट उठाओगे तो वो 125 115 125 बिलियन की मार्केट है। मैं सर कराची एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि स्पेसिफिक हो जाए, वरना बहुत सारे लोग इस्लामाबाद और डिफरेंट जगहों में भी सुन रहे हैं। तो कराची की मार्केट में अगर आप 125 बिलियन के अंदर देखें तो कितनी चेन फार्मेसीज मौजूद हैं कराची के अंदर? अनफॉर्चुनेटली एक दो चेन फार्मेसीज के अलावा चेन फार्मेसीज ही मौजूद नहीं है, जो कि पूरे साल का बिजनेस भी कर रही होंगी। तो मुश्किल से सब मिल मिला के शायद 4-5 बिलियन, बहुत अगर उठा लें तो 5% कश पाए उन्होंने उठाया हुआ होगा। अभी स्टिल वो 95% का पाए मौजूद है, जो कि होलसेल मार्केट, वो जो कि लाइनों में लगी हुई धूप में रखी हुई मेडिसिन के अंदर, जो कि डिस्काउंट्स के चक्कर में फेक मेडिसिन लेने वालों के पास मौजूद है। सो अभी भी आपके पास वो 95% का पाए मौजूद है, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाए है, जिसको देखने के लिए इस वक्त अच्छा फार्मासिस्ट, अच्छे कॉम्पिटेंट लोग इसमें बहुत इजीली एक्सेल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर कि ग्रोइंग ग्रोइंग इट्स ऑलमोस्ट टचिंग 8 9 12 11। अगर आप 4 5 साल की हिस्ट्री देखें, वैसी कोविड ने जब हेल्थ सेक्टर को, बजट को और बढ़ा दिया पूरी दुनिया के अंदर, तो ये वो जगह है कि जहाँ पे आगे 4 5 साल के अंदर भी आपके पास ग्रोथ है। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली, इंटरनेशनली भी डबल डिजिट तो नहीं, लेकिन 4 3 4 % के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आप बहुत आसानी से उस मार्केट के अंदर इंटर हो सकते हैं, क्योंकि अगले 4 5 साल तक सेचुरेशन नजर नहीं आ रही है। सो बीइंग अ फार्मासिस्ट आपके पास ये दोनों अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। क्लिनिकली तो है ही वीकेंड, लेकिन फाइनेंशियली भी ये एरिया बहुत स्ट्रांग है और अभी तक अनटैप्ड पड़ा हुआ है। मेडिसिन फ्लो कैसे करती है हमारे मुल्क के अंदर, और ये आपको समझना बड़ा जरूरी है, वरना आप अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। हमने शुरू में कहा था कि आपके पास सेक्टर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वरना आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। अगर आप देखें तो तकरीबन 89% से 90% आपकी जो मार्केट है वो डिस्ट्रीब्यूटर, डॉक्टर्स के थ्रू चल रही होती है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन 6.7% उठाते हैं, कुछ एक्सपोर्ट होती है, कुछ डायरेक्ट आ रहे होते हैं। अच्छा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो कंपोनेंट है ना, वो होलसेल मार्केट है, जो कि ऑलमोस्ट 29% आपको टच कर रही होती है। ये नंबर्स वेरी कर सकते हैं, तकरीबन 4 5 साल पुरानी स्लाइड है, बट देन अगेन ऑलमोस्ट नंबर्स वही होंगे। सो आपको ये समझना बड़ा जरूरी है कि इस होल सेल का चंक को आप एक अच्छी कम्युनिटी फार्मेसीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक अच्छा ई कॉमर्स बिजनेस आप डेवलप कर सकते हो। और इस लाइन को अगर आप समझो ना, तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसमें बहुत सारी चीजें आप कट ऑफ कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है, मेरी सेल्फ बिलीव है कि अगले 10 साल के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वाइप ऑफ हो जाएंगे। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं होते, डिस्ट्रीब्यूटर हैव मल्टीपल फार्मास्यूटिकल एंड मल्टीपल हॉस्पिटल अटैच विद देम। तो पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आप मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहे होते हो, खासतौर पे हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर। सो मेरा अपना मानना ये है, और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ, कि बिजनेस टू बिजनेस होना चाहिए, B2B होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू कम्युनिटी फार्मेसीज, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू द कंज्यूमर। दैट कुड बी द अल्टीमेट थिंग। और दुनिया इसी तरफ जा रही है। वो सप्लाई चेन, क्योंकि सप्लाई चेन का मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे सप्लाई चेन पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ। तो सप्लाई चेन जो है वो ये कट ऑफ्स कर रही है, बीच में से लाइंस खत्म कर रही है। सो जो आपके पास चीजें ऐसी होंगी जिनकी नीड नहीं होंगी, वो खत्म हो जाएंगी। तो ये आपके लिए बड़ी एक अच्छी चीज है, आप इसके ऊपर बहुत काम कर सकते हो। देखो, कस्टमर क्लासिफिकेशन बड़ी जरूरी है। जब आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का कस्टमर कैसे चल रहा है, तो आप एक अच्छा कम्युनिटी फार्मेसी नहीं बना सकते हो। अब आप अगर देखते हो तो आपको GI के अंदर 24%, एंटीबायोटिक्स के अंदर एंटी इन्फेक्टिव से 22%। सो ये मार्केट आपको पता होनी चाहिए ना, जब भी तो आप एक अच्छे इंटरप्रेन्योर बनोगे। सो ये मैं आपके लिए कुछ कुछ ग्लिम्सेस लेकर आया हूँ, ताकि आप इसको डाइजेस्ट करो, और फिर इसके बाद खाली इन्हीं प्रेजेंटेशन पे ना जाओ। आप उसको खुद भी उसकी सर्चिंग करो, सोर्सिंग करो, और फिर डिसाइड करो कि आपने किस सेक्टर में मूव करना है। टोटल होलसेल आपके पास तकरीबन 4,500 है, और टोटल फार्मेसीज आपके पास 60,000 है। प्राइवेट हॉस्पिटल अराउंड 10,000 to 12,000 नंबर्स आते हैं। अच्छा, अब आपको समझने की जरूरत क्या है कि जब इतना बड़ा चंक मौजूद है मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली नीड है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेहतर तरीके से दिया, पेशेंट को, कस्टमर को वो मेडिसिन बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। सो यू
बीइंग अ फार्मासिस्ट आधे तो आपके वैसे ही कवर कर लिया, आपकी सैलरी कवर हो गई, आपके लाइसेंसेस कवर हो गए, आपने जो है वो टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज को कवर कर दिया। अब तो सिर्फ 50% चीज तो रह गई एंटरप्रेन्योर बनने में। वो अगर आपके अंदर वो एट्रीब्यूट्स डेवलप हो जाते हैं, सो यू कैन इजीली बी अ गुड एंटरप्रेन्योर। सो ये सेक्टर की इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप बहुत तेजी से एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। एक अच्छा सा बिजनेस प्रपोजल अपने लिए क्राफ्ट करो, और आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माय फार्मासिस्ट फेलोज। आपको जब भी किसी जगह पे जरूरत हो, यू कैन ऑलवेज राइट मी, ईमेल लिख सकते हो मुझे, और वैसे भी मैं एक्सेसिबल हो ही जाता हूँ। जवाब देर से आता है, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन आएगा जरूर। सो आप एक अच्छा अपना बिजनेस प्लान डेवलप करो, उसको फॉर द सेक ऑफ बिजनेस प्लान नहीं बनाओ, उसको अपने लिए बनाओ। फॉर एग्जांपल, आप एक बिजनेस प्लान बनाते हो जिसमें आप सेक्टर एनालिसिस करते हो, रेवेन्यू, अभी मैंने आपको पूरा सेक्टर एनालिसिस करके दिया फार्मास्यूटिकल का, एक आपको रेवेन्यू एनालिसिस करके दिया। आपको अपने सेक्टर का एक्सपेंस एनालिसिस पता होना चाहिए कि आपने इसमें, आप फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने कहा कि आप एक फार्मेसी रन करो, आपने अगर 10 मिलियन का रेवेन्यू कर लिया है तो यू कुड बी इन अ प्रॉफिट। हाउ कुड, मतलब मैं तो 3 मिलियन पे भी प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, 10 मिलियन पे भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। सो आपको अपना एक्सपेंस लाइन, अपनी डिप्रिसिएशन लाइन, सब चीज़ों का पता होना चाहिए, उसके बाद आप एक अच्छा बिजनेस जम दे सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जिट प्लान सबसे पहले बना के रखें। अगर आपने एग्जिट प्लान नहीं बनाया, नॉर्मली एग्जिट प्लान बनाने के प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। माइनस ये होता है कि आपने एग्जिट प्लान बनाया तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं हो, क्योंकि आपको अपने ऊपर फर्म बिलीव नहीं है। लेकिन एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए जरूरी होता है कि वो एक एग्जिट प्लान बना के रखे, और आपकी जो स्ट्रेटेजीज है वो सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ होनी चाहिए। अली बाबा, स्टीव जॉब्स, जैक मा, देखिए इनको, इनके साथ ये एक डेवलप हो चुके हैं, इन्होंने डेफिनेटली सारी चीजें लगाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लक का एलिमेंट भी शामिल होता है। तो आपने उन सब चीज़ों को अपने साथ ज़रूर लेके चलना है। हो सकता है कि उस दिन आपका वो आइडिया क्लिक ना करे, अगले दिन क्लिक कर जाए। तो आपके पास एक एग्जिट प्लान के साथ-साथ एक रेज़िलियंस प्लान भी मौजूद होना चाहिए। मैंने कुछ बिज़नेस आइडियाज़ आपके लिए निकाले हैं ताकि आप उसके ऊपर सोचना शुरू करो कि किस-किस तरह हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक़्त कोविड के दौर में आपको पता है शील्ड मेकिंग, व्होलसेलिंग बिज़नेस बड़ा आजकल इन है। एक इन सब को लेके एक ई-कॉमर्स बिजनेस आपका बहुत इस वक्त जो है वो हिट के ऊपर चल रहा है। लोग छोटी-छोटी ई-कॉमर्स जो है वो सेटअप डाल रहे हैं, और वो अटैच्ड होते हैं किसी फार्मेसी से, और अपने ई-कॉमर्स बिजनेसेस कर रहे होते हैं। मैंने ये नहीं देखा कि आई मास्क, स्लीपिंग आई मास्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बहुत रेयर नज़र आ रहे होते हैं लोगों के पास। आप पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बहुत, इस वक्त आपके पास हर्बल मेडिसिन के अंदर आप बे इंतहा पाकिस्तान के अंदर काम हुआ हुआ है, जो कि डिफरेंट कंट्रीज में नहीं हुआ हुआ। सो व्हाई नॉट थिंक अबाउट सम हर्बल प्रोडक्ट्स, सम हर्बल पेन किलर्स अवेलेबल इन द मार्केट। बेल्ट्स अगर आप लोग देखें तो डिफरेंट बेल्ट्स पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं होती, खासतौर पे ऑर्थोपेडिक के अंदर। डायबिटिक स्लीपर्स, डायबिटिक एसेसरीज बहुत रेयर मिल रही होती हैं, और ऑनलाइन तो बहुत कम मिल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, डायबिटिक फुटवेयर्स आपको बहुत रेयर मिलते हैं, ऑर्थोपेडिक फुटवेयर्स बहुत रेयर मिलते हैं। एक बच्ची अभी मुझे पता चली जिसको मैंने नेट पे देखा, और इतनी खुशी हुई कि उस फार्मासिस्ट ने जो है वो ऑनलाइन लोगों के घरों पे जाके डिलीवरी शुरू की। लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कुछ अच्छा कह रहे हैं, कुछ बुरा कह रहे हैं, बट फॉर मी शी डिड अ फैबुलस जॉब। मतलब उसने कोई रिसोर्सेज नहीं लगे, कुछ नहीं किया, और उसके बाद उसने एक यूनिक आइडिया लाया, बाइक के ऊपर लोगों के घरों पे मेडिसिन डिलीवर कर रही है विद दैट क्रिएटिविटी इन माइंड। तो शी डिड अ फैबुलस जॉब। मतलब ऐसे लोगों को इनकरेज भी करना चाहिए और आगे भी आना चाहिए। तो देखिए, ये कुछ आइडियाज हैं, डेफिनेटली ये तो एक आपको एक प्रॉप करने के लिए आइडियाज हैं कि आप इसके बारे में सोच सकते हैं। मेटाबॉलिक, अगर आपने देखा हो, डिसऑर्डर्स के बाद बहुत सारे फूड्स मार्केट के अंदर आए। So why not pharmacist and a dietitian come up with some unique foods into the market? So ये डिफरेंट आइडियाज हैं। कुछ और आइडियाज हैं जो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि वो अनकुक्ड हम थ्रो नहीं कर सकते, उस पर हम पहले ही काम कर रहे हैं। सो अब आपको उन आइडियाज के ऊपर काम करना है, और अपने लिए एक अच्छा बिजनेस मॉडल तैयार करना है, ताकि इस क्लास के बाद आप इसको खाली 1 घंटे का लेक्चर ना समझें और सिर्फ 2 मिनट रह गए तो हम इसको जल्द से जल्द वाइट अप करते हैं, और आप इसके साथ कुछ टेक होम बिजनेस, टेक होम मैसेज भी लेकर जा रहे हो। मेरा आपके लिए, डोंट फॉरगेट यू आर अ फार्मासिस्ट। जब आप एक बिजनेस डेवलप कर लें तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर ना बन जाएं, या आप एक हेड पोजीशन पे, तो ये ना समझें कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आपने सिर्फ पैसे कमाने, नहीं। फार्मासिस्ट एक्यूमेन आपके पास से कभी कभी नहीं जाना चाहिए।
लोग कम्युनिटी फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी डेवलप करते हैं, वो कहते हैं 50,000 SKUs मार्केट के अंदर नहीं। इफ यू आर अ फार्मासिस्ट यू हैव टू डेवलप अ कम्युनिटी फार्मेसी, यू डोंट हैव टू डेवलप अ रिटेल फार्मेसी। आपको नहीं डेवलप करनी है, आपने लोगों को चेंज करना है, लोगों ने आपको चेंज नहीं करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो सबको समझने की जरूरत है। जब आप एक जेनरिक के थ्रू डिफरेंट ब्रांड्स सेल आउट कर सकते हैं, सो आप सारे ब्रांड्स क्यों रखेंगे और उसी फिजिशियंस की डिमांड के ऊपर वो ब्रांड क्यों स्विच करेंगे? यू कैन इजीली स्विच द ब्रांड्स। सो अब आपने उस तरह चीजों को सोचना है, अपने अंदर से एंटरप्रेन्योर को निकालना है और एक नए आइडियाज को मार्केट के अंदर लेकर आना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट एक अच्छे प्राइस या ऑप्टिमम प्राइस तक अपने कस्टमर तक पहुंचानी है। वो क्यों एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट ले जबकि आप उसको एक अच्छी ब्रांडेड जेनेरिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो, और आपके अलावा वो कौन करा सकता है? आप, यू पीपल आर द ड्रग एक्सपर्ट, तो क्यों नहीं मार्केट के अंदर आते हैं विद यूनिक आइडियाज और काम करते हैं? That's it from my end. Rehan, if there is any question, please I feel free to answer those questions. I know कि मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, it's almost done 3, लेकिन मैं 5 मिनट अगले अगर हम पढ़ा सकें और क्वेश्चन आंसर ले सकें। थैंक यू सो मच सर। टाइम काफ़ी अवेलेबल है, अगर क्वेश्चन पूछे जाए पूछ सकते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में भी सर कुछ क्वेश्चन हैं, अगर आप उनको आंसर करना चाहिए मैं आपसे पूछ लूँ, वट एवर यू वांट। मैं देख लेता हूँ, अगर कोई मिस कर जाऊँ तो आप मुझे बता दीजिएगा। साइमा महमूद who can be entrepreneur, what are the requirement and challenges for the personal at various professional levels, at the startup levels, mid-career and experience? Sam, I already answered this questions कि who are the, who can be the entrepreneur? Anyone can be entrepreneur. You should be a risk taker. You should have a love for the profession. You should develop your resources, so then you can easily be the entrepreneur. You can always take an example of Jack Ma. What he did, he don't have anything in his pocket. He generated revenue from the other investor. पाकिस्तान में भी unfortunately बहुत सारे लोग मौजूद हैं. So और रिक्वायरमेंट और चैलेंजेस को भी हमने डिस्कस किया कि देयर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड चैलेंजेस इन द मार्केट, कि जो आपको दे रहे हो कि स्टार्टअप्स, हर इंटरप्रेन्योर स्टार्टअप ही होता है, लेकिन आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए। Bilal sir, it is a nation serving field, but unfortunately maybe many people doing it for money. Yeah, I think आज के लेक्चर की रीजन यही है कि आप हमारे जैसे लोग आए और इसको पैसे भी कमाने के लिए रखें और क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज भी डेवलप करें। Sir, I'm a girl pharmacy student. Imtisal, how can I set entrepreneurship after my degree with minimal investment? So इम्तिसाल, आपके लिए तो वो बड़ी एक एक्सीलेंट एग्जांपल मौजूद है उस बच्ची की जिसने जो है वो बाइक के ऊपर ड्रग सेल करना शुरू की है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप घर बैठे ई कॉमर्स के थ्रू भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आपके लिए एक बड़ा, आप फार्मेसी ग्रेजुएट के दौरान भी ई कॉमर्स के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। सो बट देन अगेन, पहले सबसे पहले आपने सेक्टर के मुतालिक पता करना है कि सेक्टर में हो क्या क्या रहा है। To start a job right after degree for learning skills, or they should be start a business? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सबा ने सवाल किया है कि मेरा, अगर आप मुझसे मेरा जवाब लेंगे, डेफिनेटली देखिए लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपको एंटरप्रेन्योर या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जॉब करनी चाहिए और चीज़ों को लर्न करना चाहिए, सेक्टर को, उसके बाद बिजनेस में आना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली जो लोग डायरेक्टली बिजनेस में आ जाते हैं वो चीज़ें लर्न नहीं कर पाते और फिर वो पैसा डुबो देते हैं। Great effort, very informative. So do you think e-commerce is a successful approach? And when it comes to patient safety or point of care services, Muniba, आफ्ताब, दो पार्ट है आपके सक्सेसफुल। तो ई कॉमर्स तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, नंबर्स आपको बता रहे हैं कि ई कॉमर्स इज अ सक्सेसफुल बिजनेस इन हेल्थ सेक्टर। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 500 बिलियन की अगर मार्केट है तो उसके अंदर 2% भी अभी तक ई कॉमर्स है, इससे ज्यादा नहीं है। It comes to patient safety, yes, there are a lot of questions on that. If physician is diagnosing a patient और उसमें आपके पास वो tools available नहीं है जो कि ई हेल्थ या ई मेडिसिन के अंदर हैं, so still it's a point of concern for the people. But in our pharmacy segment it's a safe thing. But आपको काउंसलिंग जरूर करनी है, जाहिर बात है, आप फिजिकल काउंसलिंग करें या आप रिमोटली काउंसलिंग करें, आपको वो करनी चाहिए। Maria ने supply chain को question mark बताया. I don't know what she wanna ask. Amara asked minimum how much cost is required for opening a new pharmacy. हमारे इस पे तो मैं कंसल्टेंसीज करता हूँ और ये तो बड़ा आपने एक ऐसा सवाल कर लिया कि जिसके बहुत हाई चार्जेस होते हैं। जस्ट किडिंग। देखिए, इन्वेस्टमेंट, आपकी दो इन्वेस्टमेंट्स आपने देखनी होती है, एक फिक्स कॉस्ट देखनी होती है, एक रनिंग कॉस्ट देखनी होती है। फिक्स कॉस्ट के अंदर आपके पास जो है वो उस जगह की रेंट होता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी होती है,
इलेक्ट्रिसिटी भी वेरिएबल्स पे चली जाती है, लेकिन रेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो आप देख रहे होते हो। सपोज आप फेडरल एरिया के अंदर कोई फार्मेसी स्टार्ट करने जा रहे हो जिसकी 2500 स्क्वायर फीट है, तो आपको 3.5 लाख रुपए का किराया हो सकता है। अगर आप यही स्टार्ट करने जा रहे हो डिफेंस के अंदर, तो वो 10.5 लाख रुपए किराया हो सकता है। आप यही लाठी कोरंगी में करने जा रहे हो तो आपके 2 लाख रुपए हो सकते हैं। लेकिन साइज है ये, मैं बता रहा हूँ 2500 3000 स्क्वायर फीट। अब आप करना चाहते हो 300 स्क्वायर फीट पे, तो आप डिवाइडेड बाय 10 कर लो। सो दिस इज द मेजर थिंग जो आपकी एक्सपेंस लाइन पे आ रहा होता है। जहाँ तक प्रोडक्ट की बात है, तो प्रोडक्ट अलाइन होती है आपकी सेल से। जितनी आपकी सेल हो रही होती है, आप उसको नॉर्मली 1.5 मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल महीने में आप 3 मिलियन की सेल करना चाहते हो, तो इजीली आपको 4.5 मिलियन की, अगर आप अच्छे सप्लाई चेन एक्सपर्ट हो, तो आपको स्टार्ट में इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए। So how can we develop a hospital pharmacy at its best, especially if the hospital is not up to the mark? अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार सवाल किया अमजद ने। अमजद, मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के हॉस्पिटल फार्मेसीज और कम्युनिटी फार्मेसीज को सही करने के लिए ही जॉब छोड़ी है। सो अभी भी मैं माशाल्लाह 4-5 हॉस्पिटल्स के अंदर कंसल्टेंसीज कर रहा हूँ, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को अप टू द मार्क करें। डेफिनेटली उस जगह नहीं पहुँचा पाएंगे जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वहाँ ज़रूर पहुँचा देंगे कि जो हमारे बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होंगे। सो आपके लिए सिंपल सी एक एडवाइस है कि आप जेसीआई की जो हमारी एमएमयू का चैप्टर है उसको पढ़ना शुरू करें, और उसको अपनी हॉस्पिटल फार्मेसी में अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह इससे बहुत बेहतरी आएगी। सर प्लीज शेयर रिकॉर्ड वीडियो, ये लोग बताएंगे। मेकिंग नीम ऑयल फिश, ठीक है। आई हैव फ्यू क्वेश्चन, few constraints I'm facing. Highly appreciated if you can unmute me. Samreen Imam. Samreen, unfortunately we don't have that lever कि हम आपको unmute कर सकें. How to overcome the barriers and challenges faced by different stakeholders involved, especially in a new community-based project in areas where people have low literacy. I think यूसुफ साहब का बहुत अच्छा सवाल है. There are a lot of barriers and challenges in the market, और unfortunately जो मैंने अभी लास्ट भी आपको पिच किया ना, कि आप रिटेल फार्मेसीज की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त तेजी से रिटेल फार्मेसीज की तरफ जा रहा है, वो कम्युनिटी फार्मेसी की तरफ नहीं जा रहा। और अगर फार्मासिस्ट भी रिटेल फार्मेसी चलाना शुरू कर देंगे, तो फिर तो हमारा अल्लाह ही मालिक है। तो हमने खुद, जब हम खुद डिसीजन मेकर, हम खुद ऑनर हैं, तो हमें पता है कि हम क्या डिसीजंस ले सकते हैं। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड। हेलो, हाउ कैन रेहान, हु इज दिस, किसकी आवाज आ रही है? हाउ कैन बिकम अ पार्ट ऑफ योर टीम, ये फिर बाद में आप पूछ लीजिएगा। यू कैन अप्रोच मी ऑल्सो, आई वांट टू नो कनेक्ट मिस्टर सर, ठीक है। सो आई थिंक आई रिस्पॉन्डेड ऑल द क्वेश्चन। रेहान, आप मेरा ईमेल एड्रेस सबसे शेयर कर दीजिएगा, अगर किसी को मुझसे कनेक्ट होना है तो इट विल बी माई प्लेजर टू असिस्ट पीपल, और अल्लाह ताला उन्हें अच्छा एक एंटरप्रेन्योर बनाए, और हम सब मिलके अपनी कम्युनिटी फार्मेसीज को या अपने हेल्थ सेक्टर को मजीद इम्प्रूव कर सकें। और फिंगर क्रॉस, इंशाल्लाह जो है, जो भी चीज़ हो वो अच्छे की तरफ हो। आज के लेक्चर को सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर मत समझिएगा, इसको एक चेंज समझिएगा, अपनी लाइफ के अंदर चेंज लेकर आएँ। जितनी भी हमने एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए उसको अपने अंदर प्रैक्टिस करें, अगले 3-4 साल के अंदर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपने अंदर डेवलप करें। थैंक्स, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। रेहान, इफ यू वांट ऐड समथिंग प्लीज डू। Thank you so much, sir. It was a very well motivational lecture, and a very encouraging lecture for newcomers and also those people who are already working in different sectors. तो इससे हमें भी जो है काफ़ी अंदाज़ा हो गया कि, और जो स्पेशली जो वो लोग जो कि अपने पोटेंशियल को यूज़ करना चाहते हैं और उससे डर रहे होते हैं, और जिस तरह के आपने जो एग्जांपल्स दी हैं जैक मा की, तो इससे उनको जो है वो इसको यूज़ करेंगे, एंड आई होप सो कि इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस। एंड अगेन थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया, एंड आपने शिफा को जो है पार्ट रहे, एंड आई थिंक कि आप जो है फ्यूचर में भी हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे। बस मैं एक चीज कहूंगा, मैं आई वुड लाइक टू थैंक्स शिफा हॉस्पिटल, स्पेसिफिकली सलवा, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू कनेक्ट विद सच अ ब्रिलियंट इंस्टीट्यूशन। Yasir, thank you so much for being here. And on behalf of Shifa, I thank you from the bottom of our hearts. Or inshallah, that's just a beginning session, just to have an idea what to look for while becoming an entrepreneur.
लेकिन ये है कि support is available, not just Yasir, few other colleagues are also available. So once you start thinking about it, there will be ways opening up, inshallah, in terms of your links, in terms of your information gathering. तो शर्त सिर्फ ये है कि आप अपने पैशन के साथ इस तरफ जो है तवज्जो देनी शुरू करें. So inshallah Allah Ta'ala will open up ways for you. Thank you so much Yasir once again. और इंशाल्लाह विल कनेक्ट फर्दर इफ वी हैव एनी फर्दर क्वेरीज या हमारे पास ईमेल पे भी कोई क्वेरीज आती हैं तो थैंक यू.